मैं डॉक्टर रश्मि वशिष्ठ, सह आचार्य राजनीति विज्ञान, गवर्नमेंट कॉलेज जयपुर। अभी तक हमने प्लेटो के बहुत सारे सिद्धांतों का अध्ययन किया है, उन सब के बारे में जाना है और समझा है। प्लेटो का दार्शनिक राजा, उसकी शिक्षा, राज्य, आदर्श राज्य, उप आदर्श राज्य, राज्य की व्यवस्था क्या होती है, कैसे वह राज्य की व्यवस्था का संचालन करता है, दार्शनिक राजा कैसे बनता है, दार्शनिक राजा के गुण क्या हैं, इन सब बहुत सारे विचारों के बारे में हमने प्लेटो का अध्ययन कर चुके हैं। इन सब के बारे में हमें जाना है। लेकिन प्लेटो के लिए कहा जाता है कि प्लेटो फासीवाद का जनक है। प्लेटो के बारे में कई बार ये आरोप लगाए जाते हैं कि प्लेटो फासीवाद का जनक है, विचारक है, एक फासीवादी विचारक है। सामान्यतः विद्वानों द्वारा प्लेटो का इतिहास इस एक प्रथम फासीवादी या आधुनिक फासीवाद का पिता होने का आरोप लगाया जाता है। पॉपन, क्रॉसमैन, रसेल, हॉर्नल जैसे विद्वानों ने प्लेटो को विश्व का प्रथम फासिस्ट और सर्वसत्ताधिकारीवादी माना है। अब फासीवाद प्लेटो को मानने से पहले हमें यह जानना जरूरी है कि वास्तव में फासीवादी विचारधारा, दर्शन, सिद्धांत है क्या, क्या चीज़ है। जिसके बारे में नहीं जानेंगे तब तक हम ये नहीं कह सकते कि प्लेटो फासीवादी विचारक है या नहीं है। फासीवाद एक सर्वाधिकारवादी विचारधारा है जिसका जन्म प्रथम महायुद्ध के पश्चात हुआ और इसका जो प्रवर्तक है वह इटली का अधिनायक मुसोलिनी था। यह फासीवादियों की राज्य या राष्ट्र की कल्पना का प्रतीक है। इसके अनुसार राष्ट्र अनुशासनबद्ध व्यक्तियों का एक सामूहिक संगठन है। एक तरह से फासीवाद एक ऐसी विचारधारा है जिसमें राज्य या राष्ट्र को एक सर्वोपरि साध्य और व्यक्ति को उसकी प्राप्ति का एक साधन माना जाता है। फासीवादियों के लिए राष्ट्र एक दैविक, नैतिक, पवित्र संस्था है जो व्यक्ति और समाज का सर्वोत्तम विकसित रूप है। इसके अतिरिक्त फासीवाद की प्रमुख मान्यताएं हैं उग्र राष्ट्रवाद, व्यक्ति स्वतंत्रता का विरोध, उदारवादी विरोधी बुद्धिवाद का विरोध, हिंसा व शक्ति में विश्वास, नेता का शासन आदि। प्लेटो का फासीवाद उपयुक्त विचारधारा को जन्म देने की प्रेरणा वाला समझा जाता है, ऐसा माना जाता है, जो कि व्यक्ति की तुलना में राष्ट्र को सर्वोपरि समझने वाली युद्धप्रिय और साम्राज्यवादी विचारधारा है। इसी आधार पर उसे फासीवाद का अग्रदूत माना जाता है। प्लेटो की विचारधारा में अनेक तत्व ऐसे मिलते हैं जिन्हें फासीवादी विचारक कहने पर आधार बनाया जा सकता है। प्लेटो राज्य की महत्ता का प्रतिपादन करता है, उसकी सावयवी एकता पर बल देता है। प्लेटो आदर्श राज्य में दार्शनिक राजा के असीमित शासन पर बल देता है, विवेक पर आधारित कुलीन वर्ग की धारणा का प्रतिपादन करता है, यूनानी जाति को श्रेष्ठ बताता है, उसके गुणगान करता है, स्वतंत्रता और समानता पर आधारित लोकतंत्र की वह आलोचना करता है। इन्हीं आधारों पर कुछ लेखकों ने उसे प्रथम फासीवादी कहा है। अब प्लेटो फासीवादी है या नहीं है, इसके लिए हमें ये जानना होगा कि प्लेटोवाद की जो प्लेटो और फासीवाद में क्या समानताएं हैं और क्या असमानताएं हैं। प्लेटो और फासीवाद में कुछ समानताएं हैं, जैसे दोनों ही लोकतांत्रिक विचारधारा का विरोध करते हैं, दोनों ही आधुनिक दोनों ही इसकी कटु आलोचना करते हैं और आधुनिक उदारवादी लोकतंत्रों को मूर्खों, भ्रष्टों और अनिपुणों का शासन कहा जाता है। व्यक्ति प्लेटो और फासीवाद दोनों व्यक्ति के संबंध में समान दृष्टिकोण अपनाते हैं, दोनों राज्य को साध्य और व्यक्ति को साधन मानते हैं। प्लेटो का तो यहाँ तक विचार है कि व्यक्ति शादी विवाह जैसी व्यक्तिगत समस्याओं के संबंध में भी निर्णय करने की क्षमता नहीं रखता है। और ठीक इसी प्रकार मुसोलिनी ने भी ये विचार दिया कि राज्य के बाहर कुछ नहीं बल्कि सब कुछ उसके भीतर उसकी अधीनता में है। नेता की अधिनायकशाही प्लेटो और फासीवादी दर्शन की अंतिम परिणति अधिनायकवाद की स्थापना में होती है। प्लेटो दर्शन में दार्शनिक शासक की अधिनायकशाही स्थापित होती है तथा फासीवादी दर्शन में फासिस्ट नेता की अधिनायकशाही स्थापित होती है। प्लेटो का दार्शनिक शासक विवेक की साक्षात मूर्ति है और फासीवादियों ने भी अपने नेता मुसोलिनी के बारे में ऐसी धारणा व्यक्त की है। राज्य की सर्वोपरिता प्लेटो और फासीवाद दोनों राज्य को सर्वोपरि मानते हैं। व्यक्ति समष्टि में निहित है, व्यक्ति को राज्य का परम भक्त होना चाहिए और उसके कार्यों में पूरा भाग लेना चाहिए। मनुष्यों की असमानता प्लेटो और मुसोलिनी दोनों को मनुष्य की असमानता में विश्वास था। दोनों की यह धारणा थी कि सभी मनुष्यों की बौद्धिक क्षमता और कार्य की शक्ति एक समान नहीं होती है।
प्लेटो ने इस धारणा के आधार पर अपने राज्य में शासन करने वालों का एक वर्ग ही निर्मित किया तथा शेष व्यक्तियों को केवल शासित होने के लिए छोड़ दिया। शिक्षा। प्लेटो शिक्षा और मुसोलिनी दोनों ही राज्य नियंत्रित शिक्षा का समर्थन करते हैं। दोनों ने कहा है कि साहित्य पर कठोर प्रतिबंध लगाया गया है। दोनों का उद्देश्य राज्य नियंत्रित शिक्षा प्रणाली द्वारा नागरिकों के चरित्र को शासन के स्वरूप के सांचे में ढालता है। संकुचित दृष्टि। दोनों का दृष्टिकोण संकुचित है, क्योंकि जहां प्लेटो नगर राज्य को मानव विकास का चरम बिंदु मानता है, फासीवाद राष्ट्रीय राज्य को सभ्यता का सर्वोच्च सोपान मानता है। कर्तव्य। दोनों ने व्यक्तियों के कर्तव्य पर जोर दिया है और अनेक अधिकारों पर नहीं। दोनों के अनुसार व्यक्ति को राज्य का परम भक्त होना चाहिए और राज्य की सेवा हेतु सदैव तत्पर रहना चाहिए। तो इस प्रकार ये कुछ विचारधाराएं हैं, कुछ तत्व हैं जिनके आधार पर प्लेटो और फासीवाद करीब करीब एक जैसे से दिखाई देते हैं, लेकिन इन दोनों में कुछ अंतर भी हैं। जैसे समानताओं के आधार पर प्लेटो को फासीवाद कहा गया, लेकिन वस्तु स्थिति यह है कि केवल सतही अध्ययन के आधार पर प्लेटो को फासीवादी कहा जा सकता है। प्लेटो एक दार्शनिक और मनीषी था जिसके द्वारा अपनी विचारधारा का प्रतिपादन किया, जो आज से लगभग 2300 वर्ष पूर्व नगर राज्यों के संदर्भ में किया गया था। इन दोनों में कुछ असमानताएं भी हैं, जैसे प्लेटो साक्षात विवेकवाद है और फासीवाद विवेक विरोधी दर्शन है। फासीवाद मानव को एक विवेकशील प्राणी न मानकर भावना प्रधान और प्रवृत्तिवादी प्राणी मानता है। प्लेटोवाद आदर्शवाद है, फासीवाद यथार्थवाद है। प्लेटो ने यदि कल्पना के गगन में अपने आदर्श का राज्य का निर्माण किया, तो फासिस्टों के अनुभव से प्रेरित होकर वास्तविकता के कठोर धरातल पर अपने राज्य की स्थापना की। प्लेटो का राज्य यदि उनके दर्शन पर आधारित है, तो फास्टिस्ट दर्शन फास्टिस्ट राज्य पर आधारित है। प्लेटो ने पहले अपने सिद्धांत को प्रतिपादित किया और उन सिद्धांतों के अनुकूल राज्य निर्माण करना चाहा। प्लेटो संयम है पर आधारित है और फासीवाद दमन पर आधारित है। प्लेटो अपने विचार दर्शन में विवेक प्रधान है, उसके समस्त दर्शन में संयम पर बल दिया जाता है। अतः प्लेटो का शासक वर्ग द्वारा विरोधियों के दमन की बात सोच भी नहीं सकता, लेकिन फासीवाद विचारधारा शक्ति और नेतृत्व पर आधारित है। न केवल व्यवहार वरन सिद्धांत में भी उसके द्वारा विरोधियों के दमन और औचित्यपूर्ण बतलाया गया है। प्लेटोवाद नैतिकवाद है और फासीवाद अनैतिकवाद। प्लेटो का समस्त विचार दर्शन नैतिकवाद है। ज्ञान, गुण, संयम और सचरित्रता उसके प्रमुख तत्व हैं। उसके समुच्चय दर्शन का उद्देश्य ही नीति का राजनीतिक जीवन में पूर्ण प्रतिष्ठा करना। दूसरी ओर फासीवाद किसी भी प्रकार की नैतिकता में विश्वास नहीं करता, वह अवसरवादिता के आधार पर राजनीतिक लक्ष्यों की साधना ही उसका मूल मंत्र है। प्लेटो साम्यवाद में विश्वास करता है, फासीवाद साम्यवाद विरोधी विचारधारा है। प्लेटो की विचारधारा शांतिवादी है और फासीवाद की विचारधारा युद्धवादी है। फासीवादी निरंतर युद्ध की स्थिति को बनाए रखना चाहता है। वस्तुतः फासिस्टों में शक्ति, युद्ध, हिंसा एवं राज्य के विस्तार पर जोर दिया गया है, लेकिन प्लेटो ऐसा नहीं करता है। प्लेटो का लक्ष्य आत्मनिर्भर नगर राज्य है, फासीवाद का लक्ष्य साम्राज्यवाद है। न्याय संबंधी धारणा में दोनों में ही अंतर पाया जाता है। जहाँ प्लेटो के अनुसार अपने स्वभाव के अनुकूल कार्य करना न्याय है, वहाँ फासिस्टों के अनुसार न्याय शक्तिशालियों का हित है। शक्ति के उपासक होने के नाते फासिस्टों ने जिसकी लाठी उसकी भैंस के सिद्धांत को ही न्याय का मूल मंत्र मान लिया है। प्लेटो के सिद्धांत और फासिस्टों के सिद्धांत में कतिपय समानताओं के रहते हुए भी दोनों में मौलिक अंतर है। यह सच है कि फासिस्टों की भांति प्लेटो ने भी व्यक्ति को राज्य के अधीन कर दिया है, कतिपय व्यक्तियों को ही शासन करने का अधिकार दिया है। फिर भी प्लेटो को मुसोलिनी और हिटलर की तरह सर्वसत्ताधिकारवादी नहीं कहा जा सकता है। सही मायने में प्लेटो न तो फासिस्ट कहा जा सकता है और न सर्वसत्ताधिकारीवादी कहा जा सकता है। प्लेटो का फासिस्ट कहना सिर्फ अनैतिहासिक ही नहीं अपितु असत्य और अनुचित भी है। प्लेटो को प्रथम फासिस्ट बताना हिटलर, मुसोलिनी, सालाजर और फ्रांको के साथ ही प्लेटो के दार्शनिक शासन को भी कुर्सी से हटाना है। ये न केवल अनुचित है बल्कि उपहासनीय भी है। इस तथ्य को नहीं भुलाया जा सकता कि प्लेटो के दर्शन में फासिस्टों का दर्शन नहीं बनाया जा सकता और प्लेटो एक फासिस्टवादी दर्शन का मानने वाला विचारक नहीं है।